जो किम फैमिली का तीसरा मतलब तीसरे वंश का तीसरा शख्स है। एक्चुअली जैसे चीन और जापान और ये सारी कंट्री थे, एक दौर ऐसा भी था जब कोरिया का इसी तरीके से नाम था। करीब 900 साल तक कोरिया में राजशाही थी और एक वहाँ शिला राजवंश है, तो वो शिला राजवंश की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन फिर 20वीं सदी आते आते शिला राजवंश की पकड़ कमज़ोर हो गई और 1910 में मतलब 1910 में जापान ने कोरिया पे कब्ज़ा कर लिया और फिर जापान की वहाँ पे हुकूमत हुई। जापान ने जब 1910 में कब्ज़ा किया था तब कोरिया के लोगों ने फिर जापान की से आज़ादी के लिए लड़नी शुरू की। और जैसे उस वक्त इंडिया भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो हमारे यहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, तो कोरिया में भी आंदोलन चलने शुरू हुए। तो वहाँ पे दो अलग अलग गुट थे जो जापान के ख़िलाफ़ लड़ाई में लड़ रहे थे। एक गुट जो था उसको सपोर्ट कर रहा था चीन और सोवियत, उस वक्त सोवियत संघ, और दूसरे गुट को जो कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था। और इन्हीं दोनों की मदद से अलग अलग कंट्री के इनकी लड़ाई चल रही थी। जिनको चीन और सोवियत सपोर्ट कर रहा था उस गुट के लीडर थे किम संग इल। तो उनकी अगुवाई में सारी लड़ाई चल रही थी। इत्तेफाक से उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अमेरिका और जापान के बीच में दुश्मनी थी, फिर नागासाकी हिरोशिमा हुआ, उसके बाद जापान की हालत थोड़ी ख़राब हुई और 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान कमज़ोर हो गया। और इसी दौरान में करीब 36 साल तक जापान की हुकूमत रही, कोरिया पे कब्ज़ा रहा। 36 साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की जब हालत कमज़ोर हुई तो कोरिया फिर आज़ाद हो गया और कोरिया को जापान से आज़ादी मिल गई। लेकिन अब आज़ादी मिलने के बाद भी कोरिया में पीस नहीं रहा, इसलिए कि जो दो अलग अलग गुट मिल के लड़ रहे थे, उनमें से एक जो चीनी और कम्युनिस्ट और यूएसएसआर संयुक्त जो सोवियत संघ है उसके सपोर्ट, दूसरा अमेरिकी गुट जिसको अमेरिका का वो वरदान हासिल था। तो जब ये जापान से आज़ादी मिली तो अब ये हुआ कि पूरा कोरिया है कि तो इसका शासन किसके हाथ में बागडोर होगी। तो वहाँ पे दो दावेदार आ गए, एक आ गए किम संग इल और दूसरा जो अमेरिका के सपोर्ट में वो। तो इनको लेके आपस में लड़ाई चल रही थी। अच्छा, इन दोनों का बड़ा सिंपल था उस वक्त से भी जब जापानी हुकूमत थी, एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दो बटे हुए थे एक तरह से, वो सोच शुरू से ही थी उनकी। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर पूरा जो कमांड था वो किम संग इल का था और साउथ कोरिया की तरफ अलग अलग लोगों का था। तो इन दोनों की आपस में जब कोई सुलह सफाई हुई नहीं तो फिर बीच में कई देश पड़े और ये तय हुआ कि चलो इसके दो टुकड़े कर देते हैं। और इस दो टुकड़े को करने के बाद एक बना नॉर्थ कोरिया और एक बना साउथ कोरिया। अब जो नॉर्थ कोरिया था, किम संग इल उसके नेता बने और जो साउथ कोरिया उसके अलग कमान आई, दूसरे के हाथ में आई। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और दोनों के विभाजन भी हो गए, एक ही मुल्क के दो कंट्री के। लेकिन ये जो विभाजन हुआ था ये उसके बाद भी दोनों अलग अलग नॉर्थ और साउथ कोरिया होने के बाद भी शांति से नहीं रहे। और इसी दौरान में जब इनके बीच में लड़ाई चल रही थी तब 1947 में अमेरिका ने यूएन के ज़रिए कोरिया को फिर से एक करने का एक प्रस्ताव पास कर दिया। और उस वक्त अमेरिका के सपोर्ट से मन री, उनके जो लीडर थे साउथ कोरिया के, उनको पूरे कोरिया का हेड बना दिया और सियोल में बाकायदा शपथ वपथ दिला दी गई। इससे नॉर्थ कोरिया के जो नेता थे वो नाराज़ हो गए। इस शपथ दिलाने के 25 दिन के बाद जब कोरिया दोनों एक हो गया था, चीन और रशिया के सपोर्ट से अब किम संग इल इन्होंने भी शपथ ले लिया पूरे कोरिया का एक हुक्मरान के तौर पे। तो मतलब एक कोरिया एक, लेकिन दो दो शासक हो गए, एक सिगमन री और दूसरा किम इल संग। अब जाहिर सी बात है कि एक साथ चल नहीं सकता था एक ही देश में दो। तो इसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के जो शासक थे किम इल संग, इन्होंने चीन की मदद से दक्षिण कोरिया, जबकि उस वक्त एक ही था, हमला कर दिया। और इस हमले के बाद फिर बड़ी लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई में हमले में एक सीधे सीधे एक लकीर खिंच गई, एक तरफ हो गया अमेरिका का गुट, एक तरफ हो गया चीन और रशिया, वो दोनों एक साथ नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट कर रहे थे। कहते हैं इस लड़ाई में लाखों लोग, करीब 3 साल तक की लड़ाई चली। इस लड़ाई लास्टली आखिरकार 27 जुलाई 1953 को
एक समझौता हुआ, दोनों देश युद्ध विराम करते हैं और इसके दो ही टुकड़े रहेंगे, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। तुम अपना एक नॉर्थ कोरिया संभाल, एक साउथ कोरिया संभाल। इन दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें समझौते के तहत हुई। साउथ कोरिया का अब ऑफिशियली जो शासक बने वो सिगमन री के हवाले किया गया, और जो नॉर्थ कोरिया का वो किम इल संग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये दुनिया का इकलौता ये दोनों मुल्क हैं जिसकी जब सब कुछ डिसाइड हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 मील की एक तारबंदी की गई, और वही बॉर्डर कहलाया साउथ और नॉर्थ कोरिया का। सिर्फ 2.5 मील है ये, तब पूरी तारबंदी। लेकिन कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे खौफनाक और ख़तरनाक बॉर्डर है, इसलिए कि इस बॉर्डर के जो भी इस आर और पार जाना चाहता है उसका अंजाम कहते हैं कि बहुत बुरा होता है। ख़ासतौर पर अगर नॉर्थ कोरिया का कोई नागरिक नॉर्थ कोरिया से चुपचाप निकलना चाहता है और साउथ कोरिया में एंटर करना चाहता है, एक तो यही 2.5 मील का बॉर्डर है जो जिस पे तार लगा हुआ घेराबंदी है, अगर वो पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मौत की सज़ा है। तो खैर ये बॉर्डर बन गया, और उसके बाद अब ये तय हुआ कि ये दोनों कंट्री अलग हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे दोनों अपने ढर्रे पे आने लगे। काफ़ी दोनों तरफ से बदलाव है, लेकिन एक चीज़ ये था कि धीरे धीरे शुरुआत में नॉर्थ कोरिया बड़ी तेज़ी से तरक्की किया। उसकी वजह ये थी कि जो किम इल संग, उनको एक तरह से विकास पुरुष के तौर पे देखा जाने लगा, काफ़ी काम वाम भी किया। लेकिन साउथ कोरिया उतना काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला, साउथ कोरिया में फिर डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई और वहाँ जो आम चुनाव हुआ, लोकतंत्र आया। और इसके बाद 70 के दशक के आते आते साउथ कोरिया ने तेज़ी से, जब लोकतंत्र हुआ और वहाँ पे चुनी हुई सरकार रहने लगी, तो उन्होंने तरक्की करना शुरू किया और वो एक पावर बनना शुरू हुए। जबकि इधर दक्षिण नॉर्थ कोरिया में जब तक किम इल संग थे तब तक वो ठीक ठाक नॉर्थ कोरिया चल रहा था। लेकिन किम इल की मौत के बाद नॉर्थ कोरिया अचानक बदलना शुरू हो गया। हालांकि किम इल ने अपने मौत से पहले ही अपने बेटे किम जोंग इल उत्तराधिकारी बना दिया था, और किम जोंग इल ने जब सत्ता संभाला तो उसका पहला एक ही सूत्री कार्यक्रम था कि नॉर्थ कोरिया को मजबूत करना। उसकी वजह थी कि साउथ कोरिया इस दौरान में बहुत मजबूत हो गई थी, काफ़ी इकोनॉमी भी उनकी अच्छी हो गई, सब कुछ। तो एक्चुअली बुनियाद पड़ी किम जोंग इल से। उसने फिर एक सूत्री कार्यक्रम बनाया कि इस देश की आर्मी और इसका हथियार, इसको ज़्यादा मजबूत बनाना है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और किम जोंग इल के ही दौर में पहली बार 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया नॉर्थ कोरिया ने, 9 अक्टूबर 2006 को। इसके बाद फिर 25 मई 2009 को न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब इन टेस्ट के बाद जाहिर सी बात है फिर यूएस से लेकर बाकी कंट्रीज ने सैंक्शन लगाना शुरू किया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर रोक लगानी शुरू की, और इस रोक की वजह से, आर्थिक पाबंदी की वजह से नॉर्थ कोरिया कमज़ोर होना शुरू हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। और किम जोंग इल की मौत के बाद अब उनका बेटा जो है वो उत्तराधिकारी बना, नया तानाशाह, नया डिक्टेटर, नया कमांडर नॉर्थ कोरिया का, जिसका नाम है किम जोंग उन, जो इस वक्त है। तो एक्चुअली किम संग इल किम जोंग उन का दादा, इसके अलावा किम जोंग उन जो अभी है, और इससे पहले उसके पिता। तो ये तीसरी पीढ़ी है जो नॉर्थ कोरिया में हुकूमत कर रही है। तो 13 अप्रैल 2012 को किम जोंग उन ने अपने पिता की मौत के बाद नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली, और 12 में गद्दी संभालते ही अपने बाप को भी उसने पीछे कई कदम छोड़ दिया। गद्दी संभालने के कुछ महीने के बाद 12 फरवरी 2013 को तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, 6 जनवरी 2016 को चौथा न्यूक्लियर टेस्ट किया, 9 सितंबर 2016 को पाँचवा किया, 3 सितंबर 2017 को छठा न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उसके बाद उसका सिर्फ एक था, बम बनाओ। अपने लोगों की तरफ से सारा ध्यान, सारी चीज़ें, उनकी तरक्की के लिए क्या करना है वो सब वो भूल गए और सिर्फ बम बनाना शुरू। और इसी बम बनाने के चक्कर में साउथ कोरिया को अब खतरा होने लगा था, क्योंकि ये बम सबसे ज़्यादा पड़ोसी से रिश्ते ख़राब थे। साउथ कोरिया ने दुनिया से मदद मांगी, उसके ऊपर दुनिया के लोग आए। अमेरिका में अब अचानक फिर ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में इसी बम को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। किम जोंग उन ने लगातार बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो सीधे यूएस के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं न्यूक्लियर बम से। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उनके पास सिर्फ ब्रीफ केस है और एक बटन दबाने की ज़रूरत है और नॉर्थ कोरिया का नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। तो ये ज़ुबानी जंग चलती रही, दोनों ने एक दूसरे को पागल तक कहा। फिर एक वक्त ऐसा आया था, अभी 2 साल पहले तक लगा कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए, और न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का मतलब था उसका भयानक अंजाम
नागासाकी और हिरोशिमा हम सब देख चुके हैं। लेकिन फिर कुछ बीच बचा हुआ, उसके बाद सिंगापुर पे मुलाकात हुई, फिर रिश्ते संभले। अब दोबारा अभी कल डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पहुँचे, अब रिश्ते संभले। तो ये तो नॉर्थ और साउथ कोरिया का इतिहास था, लेकिन असली कहानी अब है कि किम जोंग उन ऐसा क्यों, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब चेहरा अगर आप देखें तो एकदम मासूम, गोल मटोल, नाटा कद और हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, मतलब अपने आप में वो पूरा एक कैरेक्टर। और आप कपड़े का डिज़ाइन देखें, आप चौड़ी मोड़ी की पैंट, ब्लैक कोट, चाल भी वैसी ही। तो मतलब पूरा एक जो पूरी शख्सियत है वो देखकर, उसको देख कर डर नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ये किसी देश का इतना क्रूर या जालिम तानाशाह होगा। थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। उम्र सिर्फ अभी करीब 34-35 साल है, लेकिन किम जोंग उन ने अपने दादा और अपने पिता इन दोनों से बढ़ के आगे जाकर ये है कि बस किसी तरह नॉर्थ कोरिया को एक बहुत पावरफुल देश बनाना है और बहुत सारे बम बनाने हैं। और इस बम के चक्कर में नॉर्थ कोरिया के लोगों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। किम जोंग उन हमेशा उसका जो आइडियल है उसके दादा रहे, जो पहले शासक थे। तो अभी जो आप हुलिया देखते हैं, जिसपे अभी मैंने आपको बताया कि गोल मटोल मासूम चेहरा, ये सारी चीज़ें, एक्चुअली ये उसके दादा का लुक है। तो हमेशा अपने दादा के लुक को फॉलो करता है। और इसीलिए कहते ये भी हैं कि उसने अपना वेट जानबूझ के बढ़ाया, क्योंकि उसके दादा का वेट ऐसे ही था, तो दादा के जैसे दिखने के लिए उसने अपना वेट भी बढ़ाया। अब किम जोंग उनकी कुछ चीज़ें, इनके जो आर्मी चीफ थे मिस्टर ह्योन योंग, एक मीटिंग ले रहा था किम जोंग उन। अब इसकी क्रूरता और उसकी भी कहानी है। तो उस मीटिंग के दौरान अचानक किम जोंग उन की नज़र पड़ती है कि उनका जो आर्मी चीफ है, जो सेना प्रमुख है ह्योन योंग, उसको बीच में नींद आ रही है। ऐसा कई बार हम सब देखते हैं, पार्लियामेंट में हमारे नेता भी कई बार झपकी लेते हैं, कई सभाओं में, कई समारोह में, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी देखा सोते हुए। किम जोंग उन की नज़र पड़ती है कि उनका डिफेंस मिनिस्टर जो है वो झपकी ले रहा है और किम जोंग उन उस वक्त बोल रहा है। किम जोंग उन को इतना गुस्सा आता है कि इस मीटिंग के ख़त्म होते ही वो ऑर्डर देता है और उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के ठीक 3 दिन के बाद बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर के नॉर्थ कोरिया को एक तोप से बांधा जाता है और किम जोंग उन के इशारे पर उस तोप को फिर गोले से उड़ा दिया जाता है और तोप के साथ बंधे हुए डिफेंस मिनिस्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर उनके चीथड़ों को समेटा जाता है और कमाल देखिए, उसके बाद बाकायदा किम जोंग उन अपने डिफेंस मिनिस्टर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाता है। पहले मरवाता है, तोप से उड़ाता है और फिर उनका बाकायदा राजकीय सम्मान कराता है। उस तरीके से करता है। जब पिता की डेथ हुई थी किम जोंग उन की, तो जाहिर सी बात, तो उम्र बहुत कम थी, 30-32 साल की उम्र में, बल्कि और भी कम उम्र में इसने नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली। तो उस वक्त भी किम जोंग उन को किसी पे कभी ट्रस्ट नहीं रहा है, कभी भरोसा नहीं रहा, और इसीलिए उसने अपनी बुआ और सगे चाचा, जो कि उसे लगता था कि गद्दी के दावेदार हैं, इल्ज़ाम ये है कि इन दोनों को भी किम जोंग उन ने मरवा दिया। उसमें एक फूफा भी हैं। इसके अलावा 70 से 90 लोग जो बड़े हैं नॉर्थ कोरिया के, जो लीडर, इल्ज़ाम है उन सबको भी इसने, किम जोंग उन ने रास्ते से हटाया। और इन सबको कभी भी किसी अपने दुश्मन को जो मौत दी है, इतनी आसान मौत नहीं दी है। कहते हैं कि फूफा को तो अपने 100 करीब भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया था, जिनको बाकायदा ट्रेन करके रखता है, और बुआ को जहर दिया था। यहाँ तक कि ये भी है कि किम जोंग उन की एक गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड के बारे में उसे शक हो गया था कि उसका अफेयर किसी और से भी है। बस इस शक के बिना पर किम जोंग उन ने अपने उस गर्लफ्रेंड का भी कत्ल करवा दिया। एक दूसरे कंट्री में अपने सौतेले भाई के कत्ल का भी शक किम जोंग उन पर है। किम जोंग उन के बहुत सारे कानून हैं नॉर्थ कोरिया को लेकर। एक, नॉर्थ कोरिया में कोई भी आम कोरियाई नागरिक कार ड्राइव नहीं कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा, साइकिल से जाएगा, ट्रेन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो कार नहीं चला सकता। वहाँ पे कार चलाने का राइट सिर्फ वहाँ के मिनिस्टर और जो डिफेंस के अफसर हैं, जो वहाँ की आर्मी के जो अफसर हैं, सिर्फ आर्मी रैंक के अफसरों को इजाज़त है। आम लोग कार नहीं चला सकते। आम लोग विदेशी टीवी चैनल नहीं देख सकते, विदेशी म्यूज़िक नहीं सुन सकते, विदेशी फिल्में नहीं देख सकते, और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सज़ा है, यहाँ तक कि उसके घर को आग लगा दी जाती है। किम जोंग उन के बारे में एक ये भी है कि उसे इतना शक रहता है कि कभी भी उसकी कोई जान ले सकता है, तो वो कभी किसी नाई से अपने बाल नहीं कटवाता। और कहते हैं कि
वो खुद ही ये सब कुछ करता है। और एक हुक्म ये भी है कि किम जोंग उन का जो हेयर स्टाइल होता है वही नॉर्थ कोरिया के लोगों का हेयर स्टाइल होता है। मतलब वो अगर उसने इस तरह से मांग निकाली है तो फिर नॉर्थ कोरिया पूरा इसी तरह करेगा। उसने इधर से किया तो ऐसे ही होगा। उसने आधे अपने आप को गंजा कर लिया तो आधे गंजा ही होगा। तो नॉर्थ कोरिया का ज़्यादातर यही है कि जो हेयर स्टाइल उसका होता है वही नॉर्थ कोरिया का होता है। एक डर और दहशत जो इसके पिछले मतलब दादा और पिता से चला रहा है वो ये, ट्रेन में बैठने से डर, प्लेन में सॉरी, हालांकि उसी प्लेन में बैठने से मुझे भी डर लगता है। तो किम जोंग इल ने, जो इसके दादा थे, कई मुल्कों का सिर्फ इसलिए दौरा नहीं किया क्योंकि प्लेन से जाना पड़ता, तो उन्होंने स्पेशल एक ट्रेन बनाई और वो ट्रेन बुलेट प्रूफ ट्रेन है। उस ट्रेन का पूरा वीडियो भी आप अगर देखेंगे कहीं दिख जाएगा। लास्ट में एक सत्ता संभालने के कई साल के बाद किम जोंग उन पहली बार नॉर्थ कोरिया की सरहद से बाहर निकला और वो चीन गया था, क्योंकि चीन नॉर्थ कोरिया का बहुत क्लोज दोस्त है। और चीन जाने के लिए बाकायदा उसी बुलेट ट्रेन का, जो बुलेट प्रूफ है, उस ट्रेन का यूज़ किया था किम जोंग उन ने, और उस ट्रेन से वो वहाँ पहुँचा। प्लेन में चूँकि बैठना नहीं, इसलिए जब सिंगापुर में मुलाकात होनी थी डोनाल्ड ट्रंप से लास्ट ईयर, तो ये था कि जो नॉर्थ कोरिया के पास प्लेन है, उस प्लेन में आप बहुत लंबी दूरी तक, करीब 8 से 12 घंटे का अगर सफ़र है तो आप नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूल जो है वो इतना नहीं जा सकता, और वो प्लेन एक्चुअली अभी जिस तरीके का स्टैंडर्ड का उनके पास है नहीं, तो आपको बीच में रुक रुक के जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि वो प्लेन भी चीन ने भेजा था जिससे किम जोंग उन सिंगापुर पहुँचे। तो ट्रेन में सफ़र करना, प्लेन से डर लगना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और अब थोड़ा सा ये बदलाव आया है कि साउथ कोरिया के साथ भी बातचीत हुई है। इवन ये भी कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो प्लेयर अभी विंटर ओलंपिक और बाकी गेम में खेलने जाते हैं वो बड़े डर कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वहाँ पे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो वापस आके पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। कई ऐसे लोग मिले जो नॉर्थ कोरिया के जुल्म की वजह से वहाँ से भाग कर साउथ कोरिया की तरफ जा रहे थे, पकड़े गए, उन्हें मारा गया। ऐसे वीडियो है, उन्हें गोली मारी गई। इसके अलावा वहाँ के जो लोगों की हालत है, गरीबी बेहद है, क्योंकि किम जोंग उन आम लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहा। सैंक्शन इतने हैं, आर्थिक प्रतिबंध है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, और ये सिर्फ हथियार बनाने में ही अपना जुटा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर नॉर्थ कोरिया, और अब जो बातचीत हो रही है उसमें एक ही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाशिंगटन आने का भी कहा है। वजह क्यों है? अगर बम बनाने की अपनी इस जो उसका एक जुनून है उससे किम जोंग उन बाहर नहीं निकलता है तो नॉर्थ कोरिया की वाकई हालत ख़राब होगी, जबकि साउथ कोरिया दूसरी तरफ लगातार तरक्की कर रहा है। और अगर वो न्यूक्लियर इन चीज़ों पे समझौता कर लेता है तो जो आर्थिक प्रतिबंध है, पाबंदी लगी हुई नॉर्थ कोरिया पे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ और फोरम की तरफ से, शायद वो हट जाए। और अगर वो हटे तो नॉर्थ कोरिया के लोगों का ही भला होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो भी मूडी है और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहते हैं मूडी है। तो देखिए दोस्ती कितने आगे तक जाती है। लेकिन शुक्र ये है कि अभी 2 साल पहले तक जो हालात थे, एक दूसरे को देख लेने की धमकी, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देने की धमकी, फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं है। तो आने वाला क्या होता वक्त, ये देखने की चीज़ होगी। तो ये थी पूरी किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया के बंटवारे, नॉर्थ कोरिया के इतिहास की